हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनर्जी फ्लो से रिलेटेड बातें की थी आपसे और आपको ये समझाया था कि 10% लो किस तरह से अप्लाई होता है और आगे की तरफ जब एनर्जी जाती है तो एनर्जी परसेंटेज, अमाउंट, रेस्पिरेटरी कॉस्ट, इन सब की बातें हमने आपसे की और साथ के साथ आपको ये भी समझाया था कि डीकंपोजर फूड चेन में क्यों नहीं आते हैं। लेकिन लास्ट में चलते चलते एक बात हम रोक दिए थे, वहीं से आज हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि बेटा एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है और मिनरल साइक्लिक फ्लो करता है, मतलब कि एनर्जी वापस लौट के नहीं आती। तो आज यही समझने की बारी है कि एनर्जी वापस लौट के क्यों नहीं आती। तो यहां पर हमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करनी पड़ेगी। हमारा इकोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ भी फॉलो कर रहा है, सेकंड लॉ को भी फॉलो कर रहा है। और अगर आप फर्स्ट लॉ की बातें करते हैं तो इसमें तो आप सब जानते हैं ना कि यही कहा जाता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती ना डिस्ट्रॉय की जा सकती, इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। तो यहां पर प्लॉट उसी बात को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि जब एनर्जी पहली बार चली थी तो सन से चली थी। एनर्जी जब फर्स्ट टाइम चली तो वो सन से चली थी बेटा, आप बच्चे जानते हैं। और ये आगे की तरफ प्रोड्यूसर के पास पहुंची और फिर आगे की तरफ कंज्यूमर के पास में पहुंची। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सन से जब एनर्जी चली थी तो वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में चली थी, और जब प्रोड्यूसर के पास पहुंची तो उसे वहां केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ा। ये लाइट एनर्जी से चलती है और जब ये प्रोड्यूसर के पास पहुंची तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और बेटा अब तो यहीं से इसने बदलना शुरू कर दिया। अरे ये हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। अब मुझे जल्दी से बताइए, जब सन से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी चेंज हो रही है। केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्या ये अब उस फॉर्म, उस रूप में अवेलेबल है जिसमें इसे प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं? नहीं। अरे ये अब उस रूप में अवेलेबल नहीं रही जिसमें उसे प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या ये लौट के वापस आएगी? नहीं। तो क्या फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो समझाता है? बिल्कुल समझाता है, क्योंकि यहां हमें ये पता लग चुका है कि एनर्जी ना तो यहां बनाई जा सकती ना डिस्ट्रॉय की जा सकती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। सन से प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर की तरफ जाते हुए एनर्जी ने अपनी फॉर्म्स को बदला है, अब वापस उस फॉर्म में उपलब्ध नहीं रही जिस फॉर्म में उसे प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं। समझ जाइए, एनर्जी अब लौट के नहीं आती। फिर आप कहें कि सर लौट के नहीं आई तो अल्टीमेट हुआ क्या? अरे एनर्जी लौट के नहीं आई तो वो यूनिवर्स में धीरे धीरे बिखर जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारा बायोस्फीयर एनर्जी को लेकर ओपन सिस्टम है। एनर्जी बाहर से आ भी सकती है और बाहर जा भी सकती है। तो यहाँ पर हमारा बायोस्फीयर इसको लेकर ओपन सिस्टम होगा और एनर्जी धीरे धीरे यूनिवर्स में बिखर जाती है, एनर्जी बाहर चली जाती है। तो यहाँ बच्चों आपको फ्लॉट से यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी समझ में आना चाहिए। बच्चों एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब हमने फ्लॉट पढ़ा तो यहाँ पर कहीं भी लॉस की नहीं, सिर्फ चेंज की बातें आपसे कही है। लॉस टर्म मैंने यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ चेंज यूज किया है। लॉस की बातें हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। तो यहाँ पर स्लॉट भी हमारा इकोसिस्टम फॉलो कर रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि स्लॉट तो यही कहता है कि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता, वर्क होता है तो लॉस भी होता है, और जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में होगा।
हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जब एनर्जी पहुंचती है, चाहे T1, चाहे T2, चाहे T3, चाहे T4, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जब एनर्जी पहुंचती है तो एनर्जी जब यहां आएगी तो वर्क होगा तो लॉस भी होगा, और जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है वो हीट की फॉर्म में हो रहा है। और ये हीट एनर्जी जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर आती है तो बाहर के मॉलिक्यूल्स इसे एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल हैं उनकी रैंडमनेस, अरे उनकी एंट्रोपी, अरे उनका डिसऑर्डर बढ़ जाता है। ये बात तो सब बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए कि जब एनर्जी यहाँ पर हर एक ट्रॉफिक लेवल पे आती है तो वर्क होता है तो लॉस भी होता है, और मैक्सिमम लॉस हीट की फॉर्म में हो रहा है। और जब हीट बाहर निकल के आती है तो बाहर के मॉलिक्यूल्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और इससे यहाँ की रैंडमनेस, एंट्रोपी और डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं बेटा। चलिए, अभी तो हमें नेचर की टेंडेंसी, यूनिवर्स की टेंडेंसी पता लग रही है कि जहां एनर्जी वहां रैंडमनेस। आइए अब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी चल के देखते हैं। ये रहा एक ऑर्गेनिज्म, आप बच्चे देख सकते हैं। ये ऐसे मैं बना देता हूं। इस ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे प्लांट्स सनलाइट से ले रहे हैं, रैबिट ग्रास खा के, वुल्फ रैबिट खा के, लायन वुल्फ को खा के, हम भी सुबह खाते शाम को खाते। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए। और जब कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी इसके पास आती है तो यहां पर ये अपने रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है, ये अपने रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल बनाता है। इसने यहाँ अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड किया और अपना नया बायोमास, नए मॉलिक्यूल तैयार कर रहा है। अरे ये तो बिखरे हुए मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड करने लग गया। अभी अभी तो मैंने आपसे कहा था कि जहां एनर्जी वहां रैंडमनेस, लेकिन ये तो यूनिवर्स की टेंडेंसी के अगेंस्ट जा रहा है। ये तो बेटा बिखरे हुए मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग शुरू कर रहा है। इसका मतलब समझ जाओ कि ये यूनिवर्स की जो टेंडेंसी है उसे काउंटरैक्ट कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन बेचारा इस काम में 10% ही कामयाब हो पाया, क्योंकि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का 10% ही नया बायोमास। अरे 10% ही कामयाब हो पाया, बाकी का 90% तो लॉस ही हो रहा है। समझ जाइए, 90% लॉस हुआ और उस लॉस ने बाहर जाकर बाहर की रैंडमनेस को बढ़ाया। लेकिन 10% ही सही, जितना इसने अपने पास में एनर्जी को रोक लिया उतना तो इस रैंडमनेस को कम करने में पार्टिसिपेट किया है। अरे जितना इसने एनर्जी को अपने पास रोका, रैंडमनेस को बैलेंस करने की बातें की है। जरा सोच के देखिए, अगर ये एनर्जी इसके पास ना आकर डायरेक्ट एज इट इज बाहर बिखर जाती तो रैंडमनेस कम होती कि ज्यादा? अरे और ज्यादा होने लग जाती। समझ जाओ बेटा, ये 10% ही सही उस रैंडमनेस को कम करने की कोशिश कर रहा है। आज आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारी अर्थ पे जितना टोटल लिविंग बायोमास है वो रैंडमनेस को कम करने में लगा हुआ है। अरे अगर ये सारा लिविंग बायोमास एक साथ बिखर जाए, तबाही मच जाए। इस तबाही के एक दो एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपसे सिंपल कहूंगा कि हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे पे स्लो मूवमेंट करती है, लेकिन अगर इनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है तो मूवमेंट फास्ट होगी। अरे अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगी, फ्लड आएगी, तबाही। क्या उस तबाही को, उसको रोकने के लिए ये 10% ही सही क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? अरे ये अपने पास में एनर्जी को रोककर इस रैंडमनेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों एक बात बताओ, क्या ऑर्गेनिज्म रैंडमनेस को खत्म करना चाहता है? नहीं। अरे वो 10%
रोक रहा है लेकिन 90% तो रिलीज करके रैंडमनेस को मेंटेन भी तो रख रहा है। बहुत अच्छी बात, रैंडमनेस होनी भी चाहिए लेकिन जरूरत से ज़्यादा भी नहीं। अरे उसे बैलेंस, उसे मेंटेन करने में ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन है। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं मुझे ज़्यादा फिजिक्स नहीं आती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस दिन दो सिस्टम के बीच में रैंडमनेस खत्म हो जाती है, मतलब कि इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, वर्क डन जीरो हो जाएगा। अरे रैंडमनेस है तो ही हम जिंदा हैं, आप और हम जिंदा हैं रैंडमनेस की वजह से। क्योंकि अगर मेरी बॉडी की ऑक्सीजन बाहर की ऑक्सीजन के साथ इक्विलिब्रियम में आ गई, खत्म। मेरी बॉडी की दो सेल आपस में इक्विलिब्रियम में आ गई, खत्म। इसका मतलब कि हम जिंदा हैं रैंडमनेस की वजह से। और अगर ऐसा हो रहा है तो रैंडमनेस होना भी चाहिए लेकिन जरूरत से ज़्यादा भी नहीं। उसको बैलेंस करने, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। 10% ही सही, लगातार वो इस काम में लगा हुआ है ताकि बढ़ती हुई रैंडमनेस को कंट्रोल करके रखे। बच्चों ध्यान दीजिए, उस दिन को याद कीजिए जब मैंने आपसे कहा था ना कि जब जरूरत ही नहीं थी तो फिर आए क्यों। मैक्रो कंज्यूमर्स की बात हो रही थी और उस दिन मैंने आपसे कहा था कि जब जरूरत ही नहीं थी तो फिर आए क्यों। आए हैं तो कोई बात जरूर है। अरे आज सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि उन्होंने आकर यहाँ क्या किया है। उस बढ़ती हुई रैंडमनेस, उस बढ़ती हुई अव्यवस्था को बैलेंस करने की कोशिश की है। सीधी बात है, मैक्रो कंज्यूमर्स, आराम से स्टेटमेंट सुनिएगा, मैक्रो कंज्यूमर्स इकोसिस्टम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम को लॉन्ग स्टेबल रखने के लिए मैक्रो कंज्यूमर्स चाहिए। तो यहां पर मैक्रो कंज्यूमर्स क्यों चाहिए, सेकंड लॉ आपको समझा रहा है। तो ये कंप्लीट। और अब टाइप ऑफ फूड चेन की चर्चा आपसे कर लेते हैं। टाइप ऑफ फूड चेन, फूड चेन तीन तरह की होती है, ग्रेजिंग, प्रीडेटरी और पैरासिटिक। प्रीडेटरी, पैरासिटिक और डेट्राइटस। ग्रेजिंग फूड चेन को ही प्रीडेटरी कहते हैं। और जब भी अब आगे बात आएगी तो आप इसे जीएफसी के नाम से पुकारेंगे बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन। ये प्रीडेटरी फूड चेन ही है और हम जानते हैं कि प्रीडेटर अपने प्रे से बड़ा होता है। तो यहां पर आप स्मॉल प्रोड्यूसर से लार्ज कंज्यूमर की तरफ जाएंगे। स्मॉल प्रोड्यूसर से लार्ज कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं। यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर से लार्ज कंज्यूमर की तरफ हमारी मूवमेंट हो रही है। और यहां ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप जानते हैं ना कि ग्रास, रैबिट, वॉल्फ, लायन, मतलब हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि प्रेडेटरी फूड चेन ऐसे ही चलती है। चाहे आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में चले जाओ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी आप बच्चे देख पाएंगे कि वहां पर फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए जूप्लैंक्टन होंगे और जूप्लैंक्टन को खाने के लिए स्मॉल और इधर लार्ज। बेटा याद रखेंगे, अगर ओशियन है तो लार्ज शार्क होगी। तो यहां पर फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। यहां पर भी हम छोटे से बड़े की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि प्रेडेटरी फूड चेन में ऐसा ही होता है। उसके बाद में दूसरा आता है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन क्योंकि पैरासाइट है तो पैरासाइट अपने होस्ट से छोटा होता है, तो आप लार्ज प्रोड्यूसर से स्मॉल कंज्यूमर की तरफ जाएंगे। लार्ज प्रोड्यूसर से स्मॉल कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं। और यहां पर जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो फूड चेन आप जानते ही हैं, ट्री है, उसके ऊपर छोटी बर्ड्स हैं और छोटे पैरासाइट उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। अरे जब आप प्रेडेटरी फूड चेन पढ़ रहे थे तो आप यहां पर बेटा
छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब आप बच्चे देख सकते हैं कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब पैरासाइट की बात हो रही है। तीसरा आता है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन, और डेट्राइटस फूड चेन को अब जब भी आवश्यकता होगी आप यहां पर डीएफसी के नाम से पुकारेंगे बेटा। डेट्राइटस फूड चेन, जीएफसी तो है प्रेडेटरी फूड चेन और डीएफसी है डेट्राइटस फूड चेन। इसके पहले की जो दोनों फूड चेन है उनकी शुरुआत प्रोड्यूसर से हुई है, ग्रीन प्लांट से हुई है, लेकिन यहां पर जो डीएफसी है उसकी शुरुआत डेट्राइटस से होती है। और डेट्राइटस को खाने वाले बैक्टीरिया और फंजाई है। डेट्राइटस आप सब जानते हैं कि ये एक तरह का डेड मटेरियल है जो कि प्लांट और एनिमल का है। प्लांट और एनिमल के डेड मटेरियल को आप डेट्राइटस के नाम से पुकारते हैं बेटा। तो यहां पर ये रहा T1, ये रहा T2। आप समझ जाइए कि यहां पर बैक्टीरिया फंजाई आए हैं, लेकिन क्योंकि इसकी शुरुआत प्रोड्यूसर से नहीं हो रही है तो ये नॉर्मल फूड चेन के जैसी नहीं है। अरे ये वो सारे नियम फॉलो नहीं करती जैसे कि एक नॉर्मल फूड चेन करती है। यहाँ वो सारे लॉज एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ आपको कहना पड़ेगा कि ये नॉर्मल फूड चेन का एक्सेप्शन है। यहाँ 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि 10% लॉ डीएफसी में क्यों नहीं लगता, तो आपका सीधा आंसर होगा कि जहां 10% लो लगता है वहां पर 10% ही नया बायोमास बनता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक लॉस होता है। अरे इस मरे हुए मटेरियल में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, मेटाबॉलिक लॉस नहीं है, और यहाँ 10% ही नया बायोमास, ऐसा नहीं है बेटा। भरोसा ही नहीं कब क्या हो जाए। आज तो पत्तियां टूटी है, कल पूरा पेड़ ही आंधी में टूट जाए, इसका मतलब 10% लो एप्लीकेबल नहीं है। जब आप टेरेस्ट्रियल एरिया में होते हैं तो जनरली ये फूड चेन यहां रुक जाती है, लेकिन एक्वेटिक एरिया में जब आप जाएंगे तो ये फूड चेन आगे भी जाएगी। और जब आप एक्वेटिक एरिया में गए हैं तो वहां पर आप जानते हैं कि डेट्राइटस उसको खाने के लिए बैक्टीरिया फंजाई, अरे इसे एक्वेटिक एरिया में छोटे छोटे लार्वा जो मॉलस्क और निमेटोड के हैं वो इसे खा जाते हैं। और अगर ऐसा होगा तो आगे की तरफ ये स्मॉल और लार्ज फिश यहां पर आ जाती है, और फिश ईटिंग बर्ड भी आ सकती है। सीधी बात है बेटा, यहां पर ये फूड चेन आगे भी जा रही है। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक एरिया में डीएफसी जीएफसी से कनेक्ट हो जाती है, आगे की तरफ जीएफसी ही है। अरे हम तो पढ़ने समझने के लिए कहते हैं कि ये पीएफसी है, जीएफसी है, डीएफसी। नेचर में तो सब इंटरकनेक्टेड है भाई। जिस दिन आप किसी गार्डन में ऐसा फ्रूट तोड़ के खा जाओ जिसमें सीड है, आप प्रीडेटर हो। अरे जिस दिन आप सीड वाला फ्रूट खाते हो आप प्रीडेटर कहलाते हो। लेकिन जब आप घर पे कोई सब्जी बनी हुई खाते हो आप तो स्कैवेंजर हो, क्योंकि आपके सामने मरा हुआ मटेरियल आया है। आप कहें कि सर पालक तो हमारी स्पीसीज के मेंबर ने ही तोड़ा होगा। अरे जिसने तोड़ा होगा वो होगा प्रीडेटर। आपके सामने तो मरा हुआ पहुंचा है, आप स्कैवेंजर हैं, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज। तो हम स्पीसीज को देखकर ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते, हम तो काम को देख के बनाते हैं। तो काम तो हमने मरा हुआ खाने के लिए किया है। अगर ऐसा है तो हम हो सकते हैं स्कैवेंजर, हम हो सकते हैं प्रीडेटर, क्योंकि हम ओमनीओर हैं, हम दोनों जगह जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि ओमनीओर्स जीएफसी और डीएफसी का इंटरकनेक्शन बनाते हैं बेटा। यहां आगे की तरफ 10% लो होगा, लेकिन ओवरऑल 10% लो एप्लीकेबल नहीं है। जब आप सुंदरबन में इसी फूड चेन को देखते हो तो वहां पर सुंदरबन के अंदर अगर आप इसी फूड चेन को देखते हो बेटा, तो वहां पर आप बच्चे पाएंगे कि सुंदरबन के अंदर स्वैम्पी एरिया है, अरे ये मैंग्रोव एरिया है, यहां वही प्लांट है
जिनके पास निमेटोफोर है। यहां पर पेड़ से पत्तियां टूट गई, पेड़ भी टूटे हैं, एनिमल भी मरे हैं। इनको खाने के लिए बैक्टीरिया फंजाई, और बैक्टीरिया फंजाई को छोटे छोटे लार्वा खा जाते हैं। लार्वा को आगे स्मॉल और लार्ज फिश ईटिंग बर्ड भी इन्हें खा रही है। ओहो, अरे सुंदरबंस में टाइगर मछलियां खाता है। बड़ी स्पेशलिटी इस एरिया की, टाइगर मछलियां भी खाता है। ही मत कहना भी, क्योंकि उस एरिया में उसका नेचुरल फूड अवेलेबल नहीं है। तो ये बात मुझे थोड़ा अलग थी, इसलिए बताना था आपको। बाकी सब तो एक्वाटिक के जैसा ही है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको बता दिया। वैसे जीएफसी और डीएफसी में एक बात है बेटा, अगर हम ऐसा कहें कि जीएफसी और डीएफसी में जीएफसी का एनर्जी फ्लो फास्ट होता है और डीएफसी का एनर्जी फ्लो स्लो होता है, क्योंकि डीएफसी में बैक्टीरिया फंजाई पहले आते हैं, पचाते हैं, फिर खाते हैं। और पचाने में तो टाइम लगता है, क्योंकि पचाने के लिए उनको हर कंडीशन फेवरेबल चाहिए। पचाने के लिए उनको मॉइस्चर भी चाहिए, उनको प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, अरे उनके एंजाइम एक्टिविटी के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। तो उनको पचाने में टाइम लग रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए डीएफसी का एनर्जी फ्लो स्लो होता है और जीएफसी का एनर्जी फ्लो फास्ट होता है। तो ये फूड चेन भी कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं आपसे ये कहूंगा कि नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। आप कहेंगे कि सर दोबारा बोलो, क्या कहा आपने? नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब तक हम कर क्या रहे थे? अब तक तो हम फूड चेन ही तो कर रहे थे। बेटा नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। नेचर में अगर एग्जिस्ट करता है तो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, जिसको कहते हैं फूड वेब। तो आज हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। फूड वेब, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स कहलाता है फूड वेब। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर फूड चेन क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? अरे फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म के पास खाने का एक ही ऑप्शन होता है। लाइन तू भेड़िया खा ले, भेड़िए तू रैबिट खा ले, रैबिट तू घास खा ले। बीच में से कोई एक मर गया ना तो आगे वाले सारे मर जाएंगे। लेकिन वेब में हर एक के पास खाने के ऑप्शन ज्यादा होते हैं, और जहां ऑप्शन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वेब में कई सारे ऑप्शन होते हैं, इसलिए इसका एग्जिस्टेंस, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बच्चों याद रखना, आज ऐसी सुविधा, ऐसी फैसिलिटी आ चुकी है कि ऑर्गेनिज्म अपने स्वाद और अपने पसंद से खाए। ये स्वाद और पसंद की फैसिलिटी वही होगी जिनके पास में ऑप्शन ज्यादा होंगे, और ऑप्शन ज्यादा चेन में है कि वेब में? तो आपका सीधा आंसर होगा वेब में। चलिए एक फूड वेब आपके सामने आज बना ही लेते हैं बेटा। यहां पर ये रहा एक फूड वेब। ये देखिए, आज आपका जो प्रोड्यूसर है वो केवल ग्रास नहीं, आज आपका प्रोड्यूसर ट्री भी है, हर्ब भी है, श्रब्स भी है, और इनके ऊपर आपकी फूड चेन ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड 1 2 3, अरे सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है बेटा, सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, तभी तो वेब बन पा रहा है। यहां पर आप बच्चे देखेंगे कि ये वेब है। वैसे ही ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3, T4, बातें वही सारी है, क्योंकि पढ़ने और समझने के लिए तो हम चेन ही यूज करते हैं। जिस तरह से वहां पर ट्रॉफिक लेवल थी वैसे ही यहां भी आएगी। अरे बच्चों ध्यान से सुन लेंगे आप, आज आपका प्रोड्यूसर सिर्फ ग्रास नहीं, ट्री, हर्ब, श्रब सब है। तो
तो इन सब के टोटल का 10% T2 के पास। आज आपका T2 सिर्फ रैबिट नहीं है, आज T2 A, P, X1 इन सब में 10% बांटना पड़ेगा। इसका टोटल का 10%, इसके टोटल का 10% इन सब में, इसके टोटल का 10% इन सब में डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा वही सब चीजें यहां आ रही है। एक बात बताओ बेटा, जब हमने फूड चेन को पढ़ा तो हमने कहा एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। अरे आज वेब है, आज यूनिडायरेक्शनल होगा कि मल्टी डायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल। थोड़ा अच्छे से बोलना पड़ेगा। मल्टी डायरेक्शनल का मीनिंग जानते हो ना आप? मल्टी का मीनिंग होता है इधर 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 इधर। क्या ऐसे फ्लो हो रहा है? नहीं, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है बट डिफरेंट पाथ। तो ये बात आप सब बच्चों को यहां क्लियर हो जानी चाहिए कि भले ही वेब हो लेकिन एनर्जी फ्लो जो यहां पर हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल ही हो रहा है बट डिफरेंट पाथ। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल ही हो रहा है बट डिफरेंट पाथ। ये सब बच्चों को यहां क्लियर होना चाहिए। यहां जैसे एनर्जी इधर से गई, ये देखो ये पाथ बदलकर इधर से चली गई, एनर्जी यहां से गई पाथ बदल के इधर चली गई, तो यहां वही हो रहा है। बच्चों ध्यान से देखो, अगर आज पी क्यू आर फूड चेन होती और बीच में से क्यू मरता तो आर को मरना पड़ता, लेकिन आज आर नहीं मरेगा क्योंकि आज तो वेब है। अगर क्यू मर भी जाए तो आज आर नहीं मरेगा क्योंकि आज आर के पास बहुत ऑप्शन है। आज आर ए खा लेगा, आज आर बी खा लेगा, आज आर एक्स खा लेगा, आज आर वाई खा लेगा, आज आर टू खा लेगा, आज आर नहीं मरेगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत है। तो सीधी बात है, जिस इकोसिस्टम के पास नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा, वहां फीडिंग इंटरकनेक्शन ज्यादा, वहां फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, अरे वहां ऐसे इकोसिस्टम के पास में स्टेबिलिटी भी ज्यादा। लेकिन एक बात और समझ में आनी चाहिए सॉरी बेटा, एक और बात हमें समझ में आनी चाहिए कि आर ने किसी और को खा के काम चलाया। इसका मतलब यह हुआ कि आर ने यहां पर दूसरे को खा के काम चलाया, मतलब चेंज को रेजिस्ट किया। अरे इस इकोसिस्टम ने तो होम्योस्टेसिस किया। होम्योस्टेसिस टर्म हर उस जगह पे यूज होती है जहां चेंज को रेजिस्ट करने की बात होती है, चाहे हमारी बॉडी, चाहे कंप्लीट नेचर, चाहे एक इकोसिस्टम। अरे बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आना होम्योस्टेसिस है। बहुत ठंड हो रही है, शिवरिंग करना होम्योस्टेसिस है। अरे पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है, सुनामी का आना, फ्लड का आना, अर्थक्वेक का आना, कोरोना का आना होम्योस्टेसिस है। ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, वापस कम करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ये अर्थ का होम्योस्टेसिस है। समझ जाइए, हमारा इकोसिस्टम भी चेंज को रेजिस्ट करना जानता है। और अब आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि जहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होती है, जहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होती है, नंबर ऑफ स्पीसीज जहां ज्यादा होती है, अरे वहां जहां नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होती है वहां की बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। अरे ऐसे इकोसिस्टम के फूड वेब कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनकी होम्योस्टेसिस पावर भी ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा और स्टेबिलिटी ज्यादा। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम्स में माने जाते हैं बेटा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्टेबल इकोसिस्टम में काउंट होते हैं क्योंकि इनकी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। लेकिन अगर जिस इकोसिस्टम के पास में नंबर ऑफ स्पीसीज कम है, जिस इकोसिस्टम के पास में बायोडाइवर्सिटी कम है, उस इकोसिस्टम के पास में फूड वेब सिंपल होंगे। और जहां फूड वेब सिंपल होंगे वो लेस स्टेबल होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हम आर्कटिक टुंड्रा को देखें। आर्कटिक टुंड्रा ये ऐसा इकोसिस्टम है जो जल्दी ब्रेक हो जाता है क्योंकि ये तो बर्फ से ढका इलाका है, और जैसे ही ज्यादा स्नोफॉल होती है ये सारी लेयर और ढक जाती है। अगर सारे प्लांट ढक जाएंगे तो फूड चेन तो टूट जाएगी। तभी तो इसको आप यहां पर डेलिकेट या फ्रेजाइल बायोम के नाम से पुकारते हैं।
डेलिकेट का मतलब बेटा नाजुक हम कह सकते हैं। फ्रेजाइल मतलब इजीली ब्रेकेबल, जो आराम से टूट जाता है, उसको आप यहाँ पर फ्रेजाइल के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ आप कागज को जला के हाथ में उठाओ, फ्रेजाइल है, टूट जाएगा। अरे गोल्ड में कॉपर मिलाए बिना ज्वेलरी नहीं बना सकते क्योंकि फ्रेजाइल है, तो फ्रेजाइल का मतलब इजीली ब्रेकेबल होता है। तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, वहां की फूड वेब कॉम्प्लेक्स है और वहां की स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, होमोस्टेसिस पावर भी ज्यादा है बेटा। ऐसा इकोसिस्टम रेजिस्टेंस भी शो करता है और रेजिलियंस भी शो करता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो डैमेज ही ना होने दे, और डैमेज हो जाए तो फास्ट रिकवर कर ले, तो उसको रेजिलियंस के नाम से पुकारते हैं। इस बात को मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। तो यहां पर यह बात सब बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपने लिखा, आर्कटिक टुंड्रा लिखा, दोनों नेचुरल इकोसिस्टम है, दोनों नेचुरल इकोसिस्टम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है दोनों नेचुरल। जब नाम दे दिए जाएं तो हम अपने आप पहचान जाएंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। लेकिन जब नाम नहीं दिया गया है, हमें डायरेक्ट कहा जाए कि स्टेबल इकोसिस्टम, तो हमारे लिए वो नेचुरल इकोसिस्टम होगा। मैं रिपीट करता हूं अपने शब्दों को। अगर आपको नाम दे दिया गया है तो आप पहचान गए, जहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आर्कटिक टुंड्रा, तो आपको क्लियर हो गया कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, दोनों ही नेचुरल है भले से। लेकिन नाम नहीं है तो हमारे लिए तो नेचुरल इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां आपको यह कहना पड़ेगा कि नेचुरल इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाता है, हम तो यही कहेंगे। और ये मोर स्टेबल माना जाएगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं वो सिंपल फूड वेब या फूड चेन बनाता है और ये लेस स्टेबल होता है। क्या कहा? फूड चेन बनाता है। अरे आज तो हमने कहा था कि फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर हम कैसे कह रहे हैं कि फूड चेन बनाता है? तो एक बात सब बच्चे यहां पर ध्यान से सुन लेंगे कि नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल सच बात है। लेकिन नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट करती है जब उसे ह्यूमन सपोर्ट मिलता है, ह्यूमन सपोर्ट के साथ ही वो एग्जिस्ट करती है, वैसे तो फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। एक्वेरियम कौन सा वेब चल रहा है, फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। गार्डन कौन से इतने भारी वाले वेब चल रहे हैं, फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ह्यूमन सपोर्ट मिला हुआ है। तो बेटा आपके लिए नेचुरल इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कम स्टेबल होगा। यहां पर सब बच्चे ये ध्यान रखेंगे, होम्योस्टेसिस ये टर्म आज मैंने बोली थी आपसे, इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस शो करता है। इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ एन इकोसिस्टम that resist change। अरे इकोसिस्टम की सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन पावर जो चेंज को रेजिस्ट करती है, उसी को आप यहां पर होम्योस्टेसिस के नाम से पुकारते हैं। ये बात मैंने आपको समझा दी है। और स्टडी ऑफ होम्योस्टेसिस साइबरनेटिक्स कहलाती है, ये टर्म ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ होम्योस्टेसिस साइबरनेटिक्स कहलाती है। तो आज ये हमने फूड वेब पढ़ लिया है, आज हमने टाइप ऑफ फूड चेन को भी पढ़ लिया है, आज हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी पढ़ा था। तो ये सब चीजें आज यहाँ हो चुकी है। आने वाले एपिसोड में, आने वाले लेक्चर में हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक। थैंक यू।